बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मलिक लॉ अकेडमी। और जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बता चुकी हूँ कि हम आपको कानून शहादत ऑर्डर 1984 बेयर एक्ट कमेंट्री और शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में पढ़ाने जा रहे हैं। इस सीरीज़ का आज हमारा पहला लेक्चर है और आज का लेक्चर का हमारा टॉपिक प्रियम्बल और आर्टिकल 1 है। जब तक आप किसी भी लॉ की प्रियम्बल को नहीं अंडरस्टैंड करते, आपको वो कानून नहीं आता। प्रियम्बल के बारे में कहा जाता है, प्रियम्बल इज़ अ की टू अनलॉक द स्टैट्यूट। ये एक ऐसी चाबी है जिसके ज़रिए आप पूरे कानून का ताला खोल सकते हैं। लिहाजा इस पॉइंट को देखते हुए मैंने आज के लेक्चर में सबसे पहले प्रियम्बल से स्टार्ट किया है, ताकि आपको QSO का प्रियम्बल भी आता हो। तो टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। दी कानून शहादत ऑर्डर 1984 10 ऑफ 1984। अब सबसे पहली क्वेश्चन यहाँ पर, जैसे ही आप लॉ पढ़ा कीजिए, आप अपने आप से क्वेश्चन किया करें कि ये जो इसका नाम है कानून शहादत ऑर्डर 1984, पहला क्वेश्चन। अब ये नाम में ऑर्डर आता है, ये क्या है? और साथ में 1984 ये ईयर किस लिए है? उसके साथ 10 ऑफ 1984 लिखा गया है। व्हाट इज़ दिस? जो भी लफ्ज़ आप देखें लॉ में, हर लफ्ज़ का, हर चीज़ का मतलब होता है। बेमतलब कानून में कोई भी चीज़ नहीं होती। लिहाजा 10 ऑफ 1984 का मतलब क्या है? 10 ऑफ 1984 का मतलब ये है कि ये 1984 में पास होने वाले कानून का 10वां नंबर था। इससे पहले 9 लॉ पास हो चुके थे और जो अगला होगा वो 11वां होगा। इसके बिल्कुल साइड पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 28 अक्टूबर 1984। इसको कहते हैं इनेक्टमेंट डेट, कि ये इस तारीख को इस फॉर्म में लिखकर फाइनल हो गया। अब हम चलते हैं इसकी प्रियम्बल की तरफ। नंबर F-17-2-84 पब्लिशिंग। द फॉलोइंग ऑर्डर मे बी प्रेजेंटेड on the 30th Muharram al-Ihram 1405 26th October 1984 is hereby published for general information। ये नोटिफिकेशन है जिसमें आपको इस्लामी तारीख भी बताई जा रही है और आपको ईसवी तारीख भी बताई जा रही है कि ये 30th मुहर्रम अल हराम 1405 को और 26 अक्टूबर 1984 को आपके लिए पब्लिश किया गया है। Whereas it is expedient to revise, amend and consolidate the law of evidence as to bring it in the conformity with the injunction of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah। इसमें 4 लफ्ज़ आपको नज़र आ रहे होंगे, रिवाइज, अमेंड एंड कंसोलिडेट। ये 3 लॉ है, 3 लफ्ज़ हैं आपके सामने। ये जो 3 लफ्ज़ आपको लिखकर दिए गए हैं, इसका क्या मतलब है? आप जब LLB 5 ईयर प्रोग्राम हो या 3 ईयर प्रोग्राम हो, इसमें आप एक पेपर पढ़ते हैं, उसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। उसमें आप इन तमाम लफ्ज़ों का मतलब पढ़ते हैं कि रिवाइज का मतलब क्या होगा, अमेंड का क्या मतलब होगा, कंसोलिडेट का मतलब क्या होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रियम्बल की है, तो ये जो प्रियम्बल है इसमें लिखा जा रहा है रिवाइज, अमेंड एंड कंसोलिडेट। रिवाइज का मतलब ये है कि हम एक कानून को दोहरा रहे हैं। अमेंड का मतलब यह है कि हम इसमें चेंजेस ला रहे हैं। और कंसोलिडेट का मतलब है कि जहाँ कहीं पर भी हमें इससे रिलेटेड कोई लॉ मिला है, हम उसको एक लॉ बना रहे हैं। और जो चौथी बात है वो क्या है? एज टू ब्रिंग इट इन द कन्फर्मिटी विद द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम एज लेड डाउन इन द होली कुरान एंड सुन्ना। और हम इस कानून को उस मुताबिक बना रहे हैं जिस मुताबिक होली कुरान और सुन्ना ने बयान किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो कानून शहादत 1984 है, ये क्या कर रहा है? ये इस्लाम, होली कुरान और सुन्ना की तालीमात के मुताबिक हमें कानून बना कर दे रहा है। नाउ देयरफॉर इन द परसुएंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द 5th day of the July 1977 and in exercise of the all powers enabling him in that behalf, the President is pleased to make the following order। ये क्या बात हुई? ये बात है कि जब हमारे पाकिस्तान में 1977 को 1 जुलाई को मार्शल लॉ लगाया गया था, तो ज़ियाउल हक साहब ने अपने आप को बतौर सदर उस कानून के तहत अख्तियारात दिए थे कि सदर के पास अल्टीमेट अथॉरिटी है कि वो जैसा कानून चाहे बना सकता है। तो आखिर में वही बात की जा रही है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये पावर है कि वो जिस तरह का चाहे कानून बनाकर आपको दे रहा है। ये एक बंदे का बनाया गया कानून है, जो कि आप इस प्रोविजन से समझ सकते हैं, इस पॉइंट से समझ सकते हैं।
नेक्स्ट मैं आपको इसकी प्रियम्बल की कमेंट्री बता दूं, कमेंट्स जो कि PLD पब्लिशर से हैं। द कानून शहादत ऑर्डर इज़ रिवाइजिंग, अमेंडिंग एंड कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट। The Evidence Act 1872 was revised, amended and consolidated to bring it in the conformity with the injunction of Islam as laid down in Holy Quran and Sunnah। मैंने आपको पहले बताया कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जो QSO की प्रियम्बल है वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि हम रिवाइज़ कर रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं और कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हो गया रेस कि क्या चीज़ अमेंड कर रहे हैं, QSO को कर रहे हैं? नहीं, हमारे पास इससे पहले था एविडेंस एक्ट 1872, हमने उसको रिवाइज़ किया है, उसको अमेंड किया है और कंसोलिडेट करके एक नया कानून बनाया है जिसको हमने क्या नाम दिया है, दी कानून शहादत ऑर्डर 1984। और इसके अलावा हमने इसमें एक और चेंजेस भी लाए हैं, हमने इसको होली कुरान और सुन्ना के मुताबिक भी इसमें चेंजेस की हैं। The Qanun Shahadat was not intended to be a mere fragmentary enactment, but a consolidating statute embodying the rule of evidence, as communicated by the Holy Quran and Sunnah, repealing all rules of evidence other than those saved by this enactment। हम इसमें सिर्फ एक यानी कि ऊपरी से बात नहीं कर रहे, टुकड़े टुकड़े नहीं कर रहे, फ्रैगमेंट्री नहीं बता रहे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसको इकट्ठा कर रहे हैं, हम होली कुरान और सुन्ना के मुताबिक बना रहे हैं। और आखिरी बात कि अगर कोई बात होली कुरान और सुन्ना के मुताबिक नहीं है तो हम उसको रिपील कर रहे हैं, हम उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो यहाँ इसकी मैंने आपको पहले प्रियम्बल समझाई और फिर मैंने आपको इसकी कमेंट्री बताई। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिलिमिनरी इब्तदाइया, चैप्टर 1 है, इसका आर्टिकल 1 है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल का मतलब क्या है कि इसका नाम क्या होगा, इसकी एक्सटेंट कहाँ तक होगी और ये कमेंसमेंट कब से इसका इतलाक़ होगा। दिस ऑर्डर में बी कॉल्ड कानून शहादत 1984। ये जो ऑर्डर है, ये मतलब ऑर्डर का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि मार्शल लॉ में इसको बनाया गया और प्रेसिडेंट के पास अख्तियार था कि वो कानून बनाता, लिहाजा उसका दिया गया कानून ऑर्डर कहलाएगा। अगर लेजिस्लेचर कानून बनाएगा तो वो लॉ कहलाएगा। जैसे हमने एविडेंस एक्ट 1872 पढ़ा तो वो लेजिस्लेचर का बनाया गया कानून था, लेकिन ये ऑर्डर क्या कहलाएगा, कानून शहादत 1984। ये हमारे QSO का स्टैचुरी नेम है। दूसरा इसकी एक्सटेंट, ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होगा। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान एंड अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग अ कोर्ट मार्शल और ट्रिब्यूनल or other authority exercising judicial or a quasi-judicial power of jurisdiction, but does not apply to proceeding before an arbitrator। इसमें ये बहुत अहम प्रोविजन है हमारे QSO की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें हमसे क्या बताया जा रहा है, इसमें हमें बताया जा रहा है कि ये पूरे पाकिस्तान पर एक्सटेंड करेगा, पूरे पाकिस्तान पर अप्लाई होगा। और इसके बाद आता है कि QSO कौन कौन सी कार्रवाई पर अप्लाई होगा, कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई होगा। तो सबसे अहम बात, QSO तमाम की तमाम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो किसी अदालत में या किसी अदालत के सामने हो रही होंगी, ये उन तमाम पर एप्लीकेबल होगा। और किस पर होगा, जिसमें अदालतों में शामिल है कोर्ट मार्शल, ट्रिब्यूनल और दूसरी कोई भी अथॉरिटी जो कि अदालती या नीम अदालती अख्तियारात को इस्तेमाल कर रही होगी, लेकिन ये आर्बिट्रेटर के जो कार्रवाई होगी उस पर अप्लाई नहीं होगा। मज़ीद मैं आपको इसको कमेंट्स में से समझाती हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि यहाँ क्या क्या बात बताई जा रही है। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, तो इसकी जो मतलब इन्फोर्समेंट डेट है वो क्या है, जिस दिन ये पास होगा। लाइक एट वंस का मतलब फौरी तौर पर 28 अक्टूबर 1984 ही इसकी जो होगी वो इसकी इन्फोर्समेंट डेट होगी। नेक्स्ट मैं आपको अगली स्लाइड में मैं आपको समझाती हूँ कि इसके कुछ शॉर्ट नोट्स भी हैं, लाइक देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, आर्टिकल 1। दिस ऑर्डर में बी कॉल्ड कानून शहादत ऑर्डर 1984। एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान, अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग, नॉट अप्लाई टू प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर। अगर मुख्तसर तौर पर कहा जाए तो ये तमाम अदालती और नीम अदालती कार्रवाई पर एप्लीकेबल होगा, लेकिन आर्बिट्रेटर जो सालसी की अदालत होगी उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं कमेंट्स की तरफ। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब क्या होगा, दी कानून शहादत आल्सो अप्लाई टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग।
in or before a court. The term judicial proceeding is not defined by the Act. According to Section 4M, the Code of the Criminal Procedure, it includes any proceeding in the course of which evidence is or may be taken on oath. A proceeding in which only administrative duties are discharged is not judicial proceeding within the meaning of this article. अब हमें कमेंट्स में से पढ़कर क्या मालूम हुआ? हमें कमेंट्स में से पढ़कर ये मालूम हुआ कि ये जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है, अदालती कार्रवाई है, इसको QSO ने नहीं बताया, QSO ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। ये जो टर्म जुडिशियल प्रोसीडिंग है, ये हमें इसकी डेफिनेशन कहाँ मिलती है? ये हमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसको हम उर्फ आम में CRPC कहते हैं, उसके सेक्शन 4M से मिलती है। वो क्या कहता है? वो कहता है इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द केस ऑफ विच एविडेंस इज़ और मे बी टेकन ऑन ओथ, कि वो तमाम की तमाम कार्रवाई जिसमें आप गवाही ले रहे होंगे वो क्या होगी? वो आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाएगी। अ प्रोसीडिंग इन विच ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज आर डिस्चार्ज इज़ नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग विद इन द मीनिंग ऑफ दिस आर्टिकल। जिसमें सिर्फ आप एक इंतज़ामी किस्म के मामलात कर रहे होंगे, वो कभी भी आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं कहलाया जाएगी। तो ऐसी तमाम कार्रवाई जिसमें आपने ओथ लेना होगा, आपने एविडेंस लेनी होगी, वो क्या कहलाएगी? वो आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाएगी। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल 2 है, उसकी एप्लीकेशन की बात कर रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ कानून शहादत ऑर्डर टू कोर्ट मार्शल। ये जो कोर्ट मार्शल होता है फ़ौजियों का, जो स्पेशल किस्म की कोर्ट होती है, ये उस पर भी एप्लीकेबल होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ द कानून शहादत बीइंग ऑब्जेक्टिव लॉ। अब हमें कमेंट से पता चला कि हमारा ये जो QSO है, ये क्या है? ये एक ऑब्जेक्टिव लॉ है। इस कंपेंडियम ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर practices according to which court is to record evidence of the parties. It prescribes rules, method with regard to recording of evidence of the parties. इसमें क्या है? इसमें रूल्स हैं, इसमें तरीक़ाकार है जिसके मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो पार्टीज़ हैं उनकी एविडेंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जितनी भी गवाही आती है, जो भी गवाहान पेश होते हैं, हम उनकी तमाम की तमाम कार्रवाई को QSO के मुताबिक रिकॉर्ड करते हैं। कानून शहादत इज़ एप्लीकेबल टू क्रिमिनल लॉ स्पेशल प्रोविजंस ऑर्डिनेंस 1968। ये ख़ास किस्म का कानून है, ये उस पर भी एप्लीकेबल होता है। इट आल्सो अप्लाइज टू सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस 1959 एंड वेस्ट पाकिस्तान अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस 1959। अब तो खैर हमारे यहाँ जो है ना पंजाब रेंटेड प्रीमाइसेस एक्ट है, ये तमाम के तमाम जो स्पेशल लॉज हैं उन पर भी एप्लीकेबल होता है। दी कानून शहादत अप्लाइज टू द प्रोसीडिंग इन कोर्ट्स मार्शल। ये जो मतलब भाई फ़ौजियों का कोर्ट मार्शल होता है, उनको फ़ौजी कानून के तहत सज़ा दी जाती है, उस पर भी QSO एप्लीकेबल होता है। कोर्ट मार्शल हाउएवर हैव टू बी डिस्टिंग्विश फ्राम मार्शल लॉ कोर्ट्स। कोर्ट मार्शल और होता है और मार्शल लॉ कोर्ट्स डिफरेंट होती है। द लेटर में बी क्रिएटेड बाय द विल ऑफ द कमांडर अपॉइंटेड टू गवर्न अ टेरिटरी और एन आर्मी either in time of war or when due to turmoil or disturbed condition prevailing at the time the civil government comes to an end and extraordinary steps are taken to maintain public order। ये जो मार्शल लॉ कोर्ट्स होती हैं, ये कब बनाई जाती हैं? ये जंग के दौरान भी बनाई जा सकती हैं, या जब कोई एक सिविल गवर्नमेंट जाती है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का स्टेप लिया जाता है ताकि लोगों में पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके, अमन व अमान को कायम रखा जा सके। तो उसके नतीजे में क्या होता है? उसके नतीजे में भी हमारे मुल्क में कोर्ट जिनके मार्शल लॉ कोर्ट्स बनती हैं। प्रोसीडिंग ऑफ द मार्शल लॉ कोर्ट्स आर एग्जेक्टिव इन कैरेक्टर एंड आर डिफेंसिबल बाय नेसेसिटी एलोन। ये इंतज़ामी किस्म की अदालतें होती हैं और इनका जो डिफेंस होता है वो सिर्फ ज़रूरत के तहत किया जा सकता है। तो जो कोर्ट मार्शल होती है वो फ़ौजियों के लिए होती है, जो मार्शल लॉ कोर्ट्स होती हैं वो फ़ौज बनाती है फॉर एवरीवन ड्यूरिंग वार और व्हेन द सिविल गवर्नमेंट के जाने की सूरत में। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रिब्यूनल। ये ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? द कानून शहादत हैज़ बीन मेड एप्लीकेबल टू द प्रोसीडिंग बिफोर अ ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल पावर्स ऑफ जुरिस्डिक्शन। डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल्स लाइक inquiry committees and departmental committees constituted statutory
बाय दी यूनिवर्सिटीज़। ये ट्रिब्यूनल क्या होती है? ये ट्रिब्यूनल ख़ास किस्म की कोर्ट होती है। ये हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स भी हैं, ये हमारे पास जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके ट्रिब्यूनल्स भी होते हैं। इलेक्शन कमीशन का तो सुना होगा आपने, इलेक्शन कमीशन की भी जो ख़ास किस्म की कोर्ट होती है वो ट्रिब्यूनल कहलाती है। ये ख़ास मामलात में होती हैं और इन पर भी क्या होता है, इन पर भी कानून शहादत एप्लीकेबल होता है। आगे वो बताते हैं डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल्स लाइक इंक्वायरी कमेटी and departmental committees constituted statutory by the universities to probe genuineness or otherwise of a degree were bound by the principle of the कानून शहादत। यहाँ तक कि अगर कोई यूनिवर्सिटी हो वो ये चेक कर रही हो कि आदर ये जो काम किया गया है ये कानून के मुताबिक था, किसी की डिग्री दी गई है वो वाकई जेन्युइन डिग्री थी, तो वो भी कानून शहादत ऑर्डर्स की प्रोविजंस मानने की पाबंद है। Where, however, application of the Qanun Shahadat is expressly barred by an enactment, principle thereof would be applicable. Qanun Shahadat is not strictly applicable to family court, labor courts and वफाकी मुहतसिब। ये ख़ास किस्म की कोर्ट्स होती हैं, ये ख़ास मामलात होते हैं। फैमिली कोर्ट्स के जो मामलात होते हैं वहाँ पर आप QSO के मुताबिक एविडेंस वगैरह नहीं लाते। लेबर कोर्ट्स भी और वफाकी मुहतसिब, ये ज़ियाउल हक साहब ने ख़ास एडमिनिस्ट्रेटिव किस्म की कोर्ट्स बनाई थी, तो इन पर ये एप्लीकेबल नहीं होता। और अगर कोई कानून ख़ास करके मना करते तो उन पर भी एप्लीकेबल नहीं होता। अलबत्ता फैमिली कोर्ट्स के कुछ मामलात होते हैं जिस पर ये एप्लीकेबल हो जाता है। और आखिरी लफ्ज़ था कि जिस पर ये एप्लीकेबल नहीं होता वो है आर्बिट्रेटर्स। आर्बिट्रेटर्स क्या होते हैं? द कानून शहादत डज नॉट अप्लाई टू द प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर एंड एज अ रूल नो अवार्ड गिवन बाय हिम कैन बी सेट असाइड ऑन द ग्राउंड दैट ही हैज़ नॉट एक्टेड in strict compliance with the rules of evidence. The arbitrator should, however, observe the principle, if not the letter of the rules laid down in the Qanun Shahadat. He must conduct the proceeding in accordance with the rule of the natural justice, that he must act honestly and impartially. आर्बिट्रेटर हमारे जो लॉ है उसमें एक आर्बिट्रेशन एक्ट है। अगर दो पार्टीज़ चाहती हैं कि हम अपना यानी कि ऑर्डिनरी वे से ना चलाएं काम, आम अदालती कार्रवाई ना करें, बल्कि हम अपना जो कानून, अपना जो मसला है वो आर्बिट्रेटर सालसी के ज़रिए हल करवा लें, तो दोनों पार्टीज़ अपना सालसी तय करते हैं कि ये हमारा आर्बिट्रेटर होगा और जो आर्बिट्रेटर का फ़ैसला होगा वो अवार्ड कहलाता है। और दोनों पार्टीज़ ये भी एग्रीमेंट करती हैं कि आर्बिट्रेटर का दिया गया फ़ैसले को हम काबिल कबूल होंगे, वो हमारे लिए ओके होगा। तो वो जो आर्बिट्रेटर होता है उसने सादा कार्रवाई करनी होती है, उसने नेचुरल जस्टिस के असूलों को देखना होता है, उसने ईमानदारी से काम करना होता है और गैर जानिबदारी से काम करना होता है। ये नहीं करेगा कि कोई एक पार्टी है उसकी तरफ जानिबदार हो गया, उसके हक बनता ना हो और दे दे, ये नहीं होगा। बल्कि और दूसरा, उसने QSO की प्रोविजंस के मुताबिक शहादतें नहीं लेनी, बल्कि उनकी बात सुननी है और जो उसको बेहतरीन हल लगता है उसका वो फ़ैसला सुना देगा और दोनों पार्टीज़ उसको मान लेंगी। लिहाजा जो आर्बिट्रेटर है इसके ऊपर QSO एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। मैं आपको रिकमेंडेड बुक्स बता दूं, QSO 1984 का बैरेक्ट ले लीजिए, PLD पब्लिशर्स की ले लीजिए, या मंसूर पब्लिशर्स की भी अच्छी होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कमेंट्री की बुक्स होती हैं, लेकिन चूँकि हम बतौर स्टूडेंट्स या किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में हमें और भी बुक्स तैयार करनी होती हैं, लिहाजा हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, और दूसरा हमारे पाकिस्तान में इतना कोई पढ़ने का जोश और जज्बा भी नहीं होता कि हम बैठकर सारी किताबें पढ़ें। तो मेरा ख्याल है अगर आप PLD पब्लिशर की एक बुक पढ़ लेंगे QSO की, तो आपके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे, ख़ास करके कंपटीशन के एग्ज़ाम को लेकर, लॉ गेट को लेकर और LLB से रिलेटेड भी। अब मैं एक दफ़ा आपको समराइज़ करवा देती हूँ कि आज मैंने क्या पढ़ाया। आज का जो हमारा टॉपिक था इसमें हमने पढ़ा प्रियम्बल एंड आर्टिकल 1। प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल बताती है कि हम ये जो हमारा लॉ है द एविडेंस एक्ट 1872, हम इसको अमेंड, कंसोलिडेट कर रहे हैं, रिवाइज़ कर रहे हैं एज़ पर द इंजंक्शन लेस्ड डाउन इन द होली कुरान एंड सुन्ना, और उसके नतीजे में हम आपको कानून शहादत 1984 बना कर दे रहे हैं।
इसके बाद आर्टिकल 1 है, वो क्या कहता है? वो कहता है इसका नाम होगा कानून शहादत 1984 और ये एट वंस इन्फोर्स हो जाएगा। और दूसरा बताता है ये एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान पर एप्लीकेबल होगा। ये तमाम अदालती, जुडिशल और कोसी जुडिशल प्रोसीडिंग पर अप्लाई होगा। ये इन कोर्ट और बिफोर अ कोर्ट, जहाँ कहीं एविडेंस ली जा रही होगी, हर जगह एप्लीकेबल होगा। कोर्ट मार्शल पर भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स पर भी ये अप्लाई होगा, बट इट विल बी नॉट एप्लीकेबल ऑन द प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।